बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के लेक्चर नंबर 8 की बात करेंगे। लेक्चर नंबर 8 के अंदर हमने बूलियन अलजबरा एंड लॉजिक सिंप्लीफिकेशंस को जो है वो देखना है। मज़े का लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर सिर्फ बेसिक आपको रूल्स और कुछ लॉज हैं वो आपने याद करने हैं। बाकी इसमें कुछ भी जो है समझने वाली बात नहीं है। तो इस लेक्चर के अंदर बस आपने रूल्स और लॉज जो हैं वो ज़ुबानी याद रखने हैं, क्योंकि आगे चल के जब आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है ना, आपको एक बूलियन एक्सप्रेशन दी जाएगी, आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई आप करते किसके थ्रू हो? बूलियन लॉज के थ्रू या फिर बूलियन रूल्स को इस्तेमाल करते हुए। तो इसलिए आपको ये रूल्स और लॉज जो हैं वो अच्छे से याद होने चाहिए। सो चलें स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ सबसे पहले उसने हमें गेट्स बताए हैं और उन गेट के जो एक्सप्रेशंस हैं वो उसने बताए हैं। ठीक है, जैसे देखो एंड गेट है ना, तो एंड गेट को हमने पीछे पढ़ के आया कि एंड गेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? F इक्वल टू A डॉट बी। F हमारी आउटपुट है, A इनपुट 1 है, B इनपुट 2 है और ये दरमियान में डॉट क्यों है? क्योंकि एंड जो गेट होता है ये आपकी तमाम इनपुट्स को मल्टीप्लाई करता है, इसलिए दरमियान में डॉट लगाया हमने। उसके बाद आर गेट है F इक्वल टू A प्लस बी। F हमारी आउटपुट का, A इनपुट 1, B इनपुट 2 है और ये दरमियान में प्लस इसलिए है क्योंकि जो आर गेट होता है ये आपकी तमाम इनपुट्स को क्या करता है? ऐड करता है, इसलिए दरमियान में प्लस का सिंबल आ रहा है। उसके बाद नॉट गेट क्या करता है? ये आपकी आउटपुट को चूँकि रिवर्स करता है, इसलिए देखें F इक्वल टू A बार। F आपकी आउटपुट है, A आपकी इनपुट है और उसके ऊपर बार क्यों है? क्योंकि चूँकि आपको मैंने अभी भी बताया जो नॉट गेट है ये आपकी इनपुट को चूँकि रिवर्स करता है, इसलिए जिस आपकी जो इनपुट को रिवर्स किया जाए उसके उस इनपुट के नाम के ऊपर मतलब हम इस तरह बार लगाते हैं। उसके बाद नैंड गेट है। नैंड गेट आपको पता है इसमें दो गेट्स होते हैं, एक एंड गेट होता है और एक नॉट गेट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम वही एक्सप्रेशन जो एंड गेट की थी F इक्वल टू A डॉट बी, वही सेम एक्सप्रेशन लिख के आपने ऊपर अगर बार लगा दोगे तो उस एक्सप्रेशन के ऊपर, तो वो आपके पास बन जाएगी नैंड गेट की एक्सप्रेशन। इस तरह अगर आप जो आपकी आर गेट की एक्सप्रेशन अगर वही सेम लिख के ऊपर आप बार लगा दो तो ये आपके पास बन जाती है नॉर गेट की एक्सप्रेशन। ठीक हो गया, तो ये आपको पहले से पता था, मैं सिर्फ एक दफ़ा रिवाइज करवाया आपको। अच्छा नेक्स्ट देखें, बूलियन एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट बूलियन फंक्शंस हेल्प इन टू वेज। कहता है हम अपनी जो बूलियन एक्सप्रेशंस होती हैं उनको दो तरीकों से बूलियन फंक्शंस के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। The function and operation of logic circuit can be determined by Boolean expressions without implementing the logic circuit। कहता है जो हमारे पास डिफरेंट तरह के जो बूलियन एक्सप्रेशन होती हैं ना, उनको हम डिटरमाइन कर सकते हैं किसके थ्रू? अपने लॉजिक सर्किट्स के थ्रू और अपने जो फंक्शंस हैं उनके थ्रू, अपने लॉजिक सर्किट को बनाए बगैर। मतलब हम लॉजिक सर्किट ड्रा किए बगैर जो है अपनी बूलियन एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं? डिटरमाइंड कर सकते हैं और उसके लिए हम डिफरेंट जो है ना वो फंक्शंस एंड ऑपरेशंस का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आगे वो कहता है सेकेंडली, ये फर्स्ट मतलब उसने बताया था ना दो तरीके हैं बूलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के, ये पहला तरीका है। ठीक है, उसके बाद सेकंड मेथड क्या है? सेकेंडली लॉजिक सर्किट्स कैन बी वेरी लार्ज एंड कम्प्लेक्स। कहता है जो हमारे पास लॉजिक सर्किट्स होते हैं जो कि वो बहुत ही बड़े बड़े और कम्प्लेक्स होते हैं, उनको ड्रा करने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए फिर हम क्या करते हैं? सच लार्ज सर्किट्स हैविंग मैनी गेट्स। कहता है जो कि ये सर्किट्स बहुत ज़्यादा गेट अपने पास रखते हैं, बी सिंप्लीफाइड एंड इम्प्लीमेंटेड यूजिंग फ्यू गेट्स। कहता है फिर हम क्या करते हैं? फिर हम अपने उन लार्ज और कम्प्लेक्स लॉजिक जो सर्किट्स हैं उनके अंदर मल्टीपल गेट्स इस्तेमाल करने की बजाय हम पहले उनकी की तमाम जो एक्सप्रेशन होती है उसको सिंप्लीफाई करते हैं और उस सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन के अंदर फिर हमने जो वो थोड़े से गेट होते हैं ना उनके साथ हम अपना पूरे का पूरा सर्किट जो है वो कम्प्लेक्स और लार्ज सर्किट जो है वो ड्रा कर लेते हैं। तो मतलब कहने का, अगर मैं इसको और आसान आपके लिए स्टेटमेंट को और आसान कर दूं तो उसको कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास बड़े बड़े और कम्प्लेक्स लॉजिक सर्किट्स होते हैं ना उनको हम डायरेक्ट ड्रा नहीं करते, पहले हम उनकी जो बूलियन एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद जो एक्सप्रेशन आती है ना उसमें जो गेट्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं ना उनके साथ फिर हम अपने कम्प्लेक्स और लार्ज सर्किट्स को ड्रा करते हैं। आगे डिटरमाइनिंग अ सिंपलर लॉजिक सर्किट्स हैविंग फ्यू गेट्स व्हिच इज आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल लॉजिक सर्किट्स। कहता है जो हम अपने सिंप्लीफाइड लॉजिक सर्किट बनाते हैं ना वो बेसिकली हम अपनी तरफ से नहीं बनाते, वो हम ओरिजिनल लॉजिक सर्किट को देखकर ही बना रहे होते हैं इन टर्म ऑफ फंक्शंस की फॉर्म के अंदर। इट परफॉर्म कैन बी इजीली डन बाय इवेल्युएटिंग एंड सिंप्लीफाइंग बूलियन एक्सप्रेशन। कहता है ये हम बहुत ही ईजिली परफॉर्म कर लेते हैं किसकी हेल्प से? अपनी जो बूलियन एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई करके उसकी हेल्प से हम जो है बहुत ही ईजिली अपने लार्ज सर्किट्स को जो है ना वो ईजी सर्किट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं।
अच्छा जी, तो ये बस आपके ये मतलब कंसेप्ट्स के लिए मैंने बताया, बाकी इसमें ख़ास कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। आगे जी, बूलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन आर रिटन इन टर्म ऑफ वेरिएबल्स एंड लिटरल्स। कहता है जो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है आपका कि जो बूलियन अलजेब्रा ना उसके उसकी जो एक्सप्रेशन होती है, बूलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन जो होती हैं, उनको हम कैसे राइट करते हैं? वेरिएबल्स एंड लिटरल्स को यूज़ करते हुए, ठीक है? यूजिंग और ये जो वेरिएबल्स और लिटरल्स हैं, ये कैसे लिखे जाते हैं? डिफरेंट लॉज, रूल्स एंड थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा यूज करते हुए। दोबारा बता रहा हूँ, कहता है बूलियन अलजेब्रा जो एक्सप्रेशन होता है उसको हम राइट करते हैं वेरिएबल्स और लिटरल्स की फॉर्म के अंदर, ठीक है? अब ये वेरिएबल्स और लिटरल्स कैसे लिखे जाते हैं? अपने डिफरेंट बूलियन अलजेब्रा के लॉज, रूल्स और थ्योरम्स को यूज करते हुए, ठीक है? अच्छा जी, आगे वो कहता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। कहता है हम अपनी बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं इन इज आल्सो बेस्ड ऑन द बूलियन लॉज, रूल्स एंड थ्योरम्स। कहता है हम अपनी बूलियन जो एक्सप्रेशन होती है उसको सिंप्लीफाई करते हैं किसके थ्रू? किसके जरिए? बूलियन के डिफरेंट लॉज के थ्रू और उसके डिफरेंट रूल्स के थ्रू और डिफरेंट थ्योरम्स के थ्रू, ठीक है? बूलियन अलजेब्रा डेफिनेशन, अगर ये डिफरेंट तीन डेफिनेशन है, ये आपने अच्छे से करनी है, इंपॉर्टेंट है आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। अच्छा जी, पहली डेफिनेशन है वेरिएबल की। अब ये वेरिएबल क्या होते हैं? अब वेरिएबल इज अ सिंबल। कहता है ये एक सिंबल होती है, एक अलामत होती है, यूजली एन अपर केस लेटर। कहता है जो कि हम अपर केस लेटर में मोस्टली इसको लिखते हैं, यूज टू रिप्रेजेंट आ लॉजिकल क्वांटिटी। कहता है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारी डिफरेंट तरह की लॉजिकल क्वांटिटीज़ को डिजिटल लॉजिक के डिज़ाइन के अंदर, ठीक है? और इसको जो है हम एक मोस्टली एक सिंगल लेटर से डिनोट करते हैं और वो जो सिंगल लेटर होता है उसको हम अपर केस में लिखते हैं, ठीक है? आगे, अब वेरिएबल कैन हैव अ जीरो और वन वैल्यू। कहता है हमारा जो वेरिएबल होता है उसके पास या तो जीरो वैल्यू होती है या फिर वन वैल्यू होती है। आगे कंप्लीमेंट क्या होता है? अ कंप्लीमेंट इज द इनवर्स ऑफ अ वेरिएबल। कहता है किसी भी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होती है अगर उसका इन्वर्स ले लिया जाए, मतलब उसको उल्ट कर दिया जाए, अगर जीरो है तो जीरो वन बना दिया जाए और वन है तो जीरो बना दिया जाए, तो कहता है इस इन्वर्स को हम बेसिकली कंप्लीमेंट कहते हैं। तो कंप्लीमेंट इज अ इन्वर्स। कहता है ये एक इन्वर्स होता है ऑफ अ वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल का, एंड इज इंडिकेटेड बाय अ बार। कहता है और इसको हम ओवर द वेरिएबल, कहता है हम इसको डिनोट भी कैसे करते हैं? हम अपने वेरिएबल के ऊपर एक सिंगल बार लगाते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, कंप्लीमेंट ऑफ अ वेरिएबल एक्स इज एक्स बार। मतलब मान लो कहता है अगर आपके पास एक वेरिएबल एक्स, तो उसको हम फिर उसका कंप्लीमेंट कैसे बनाएंगे? एक्स के ऊपर अगर बार लगा देंगे तो वो हमारे पास कंप्लीमेंट बन जाएगा। इस तरह कहता है अगर इफ मान लो एक्स की वैल्यू जीरो है तो कहता है जो एक्स बार होगा उसकी वैल्यू वन होगी, क्योंकि अभी भी मैंने आपको बताया कि जो वेरिएबल की वैल्यू होती है उसको अगर रिवर्स कर दो, इन्वर्ट कर दो, तो वो हमारे पास कंप्लीमेंट बन जाता है। आगे लिटरल की डेफिनेशन आ गई है। लिटरल क्या होता है? कहता है लिटरल इज अ वेरिएबल। कहता है ये एक वेरिएबल हो सकता है या फिर और कंप्लीमेंट ऑफ अ वेरिएबल। कहता है लिटरल बेसिकली या तो किसी वेरिएबल को हम कहते हैं या उस वेरिएबल का जो कंप्लीमेंट होता है या उसको कहते हैं, ठीक है? आगे बूलियन एडिशन। कहता है बूलियन के अंदर एडिशन कैसे की जाती है? बूलियन एडिशन ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय एन और गेट। कहता है हमने जब भी बूलियन के अंदर एडिशन करनी हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? और गेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया? आगे, अब उसने एक एग्जांपल दिया, कहता मान लो जैसे ये एक जो है ना वो हमारे पास एक्सप्रेशन लिखी हुई है, जैसे a प्लस बी। अब a क्या एक वेरिएबल है, b क्या एक वेरिएबल है, ये प्लस हम बेसिकली दो वेरिएबल्स को आपस में ऐड कर रहे हैं, तो ये हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, और ये एडिंग किसके थ्रू कर रहे हैं? और गेट के थ्रू। तो ये हमारे पास बन गया एक बूलियन एडिशन। ऐसे ये भी देखें हम बेसिकली एक a है, a एक वेरिएबल है, b उसका कंप्लीमेंट है, ठीक है? तो मतलब आप a को लिटरल भी कह सकते हो और b को लिटरल भी, क्योंकि उसने कहा था चाहे वेरिएबल हो चाहे कंप्लीमेंट हो दोनों को लिटरल कहते हैं। तो a प्लस बी कंप्लीमेंट। कहता है अगर इनको आपस में प्लस करें तो ये हमारे पास बूलियन एडिशन कहलाएगी। ऐसे उसने एक और एग्जांपल दी है, तीसरी एग्जांपल है। अब ये दो इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं। अ सम टर्म इज वन। कहता है हमारे पास जो रिजल्ट आता है सम टर्म का वो वन तब होगा व्हेन एनी वन लिटरल इज आ वन। कहता है अगर एक भी लिटरल, लिटरल मीन एक भी वेरिएबल या कंप्लीमेंट की वैल्यू कहता है अगर वन होगी ना तो हमारे पास जो सम टर्म का रिजल्ट आएगा वो भी वन आएगा। आगे, अ सम टर्म इज जीरो। कहता है सम टर्म का आंसर जीरो तब आएगा व्हेन ऑल लिटरल्स आर जीरो। कहता है अगर तमाम के तमाम जो लिटरल्स हैं यानी जो वेरिएबल और कंप्लीमेंट अगर उनकी वैल्यू जीरो होगी तो हमारे पास जो सम टर्म का रिजल्ट आएगा वो भी जीरो आएगा। आगे, बूलियन मल्टीप्लिकेशन। बूलियन मल्टीप्लिकेशन के अंदर अंदर कहता है हम एंड गेट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपको पता है एंड गेट जो है वो डिफरेंट इनपुट्स को आपस में मल्टीप्लाई करता है। इसलिए जब भी हमने बूलियन मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो हम एंड गेट का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे उसने एक एग्जांपल दी है, जैसे a डॉट बी। अब a क्या आपकी वेरिएबल है, b आपका वेरिएबल है, दरम्यान में डॉट लगाओगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ऐसे ही a एक वेरिएबल है, b उसका कंप्लीमेंट है, b के ऊपर कंप्लीमेंट लगा हुआ है यानी b एक कंप्लीमेंट है। इसको आप लिटरल भी दोनों को पढ़ सकते हो। लिहाजा इन दोनों लिटरल को अगर आपने मल्टीप्लाई करना हो तो दरम्यान में आप एंड गेट यानी डॉट लगाओगे तो आप आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इसी तरह
प्रोडक्ट की टर्म का उसने आंसर लिखा हुआ, कहता है किसी भी प्रोडक्ट टर्म का आंसर 1 तब होता है व्हेन ऑल द लिटरल टर्म आर 1, कहता है जब तमाम की तमाम लिटरल टर्म जो है 1 होंगी तो हमारे पास जो प्रोडक्ट टर्म का आंसर आएगा वो भी 1 आएगा। इस तरह कहता है प्रोडक्ट टर्म का आंसर 0 तब आता है जब व्हेन एनी वन लिटरल इज 0, कहता है अगर एक भी लिटरल की जो वैल्यू है अगर वो 0 हो जाएगी तो हमारे पास जो प्रोडक्ट टर्म का आंसर है वो 0 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर एक भी 0 हो तो पूरी की पूरी आउटपुट 0 हो जाती है, और अगर एक तमाम की तमाम लिटरल 1 होंगे, मतलब तमाम की तमाम इनपुट्स जो है वो 1 होंगी तो फिर जो है आंसर 1 आएगा। ये बेसिकली एंड गेट की खूबी है, ठीक है, खसूसियत है। तो ये तो आपने सारा कुछ पीछे पड़ा हुआ है। आगे अब शुरू हो जाते हैं जनाब आपके लाज, ये आपने ज़बानी याद रखने हैं। लाज जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब लाज और बूलियन अलजबरा, यहाँ पे उसने 3 लाज की बात की है। बूलियन अलजबरा के अंदर 3 लाज की बात की है। पहले ये आपको नाम भी ज़बानी याद हो और इनकी जो है वो इक्वेशन भी आपको मतलब एक्सप्रेशन भी आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। अच्छा, पहला जो लॉ है वो है जी कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। ये कम्यूटेटिव लॉ जो है वो एडिशन के लिए भी यूज़ होता है और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यूज़ होता है। उसके बाद जो दूसरा लॉ है वो है एसोसिएटिव लॉ। ये एसोसिएटिव लॉ भी एडिशन के लिए भी यूज़ होता है और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यूज़ होता है। उसके बाद तीसरा लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो सिंगल ही लॉ है, मतलब इसमें कोई एडिशन या मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल नहीं है। ठीक हो गया। तो ये 3 लॉज हैं, इनके नाम आपको याद हो, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। पहले जो 2 लॉज हैं कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए यूज़ होते हैं, जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक जनरल लॉ है जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ आप नहीं करते। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब वो आगे डिस्क्राइब कर रहा है पहले लॉ को, जिसका नाम है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ अगर आपने एडिशन के लिए यूज़ करना हो तो उसका ये वो लॉ लिखा हुआ है, और अगर आपने कम्यूटेटिव लॉ जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करना हो तो वो ये लिखा हुआ है। अब ये लॉ बेसिकली बनाया इसने कैसे है, देखो ज़रा। जो कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन है ना, वो ये कहता है अगर आप ए और बी की वैल्यू को प्लस करोगे ना तो उसका आंसर इक्वल आएगा किसके, बी प्लस ए के। ये तो जैसा आपको बखूबी पता है। मान लो आपके पास एक वैल्यू, अब दोस्तों आपके पास अगर वैल्यू है ऐसे लिखा हुआ है ए और आप प्लस लिखो तो बी, तो अगर आप इसकी पोजीशन चेंज कर दो, मतलब बी को यहाँ ले आओ ए की जगह पे और ए को बी की जगह पे ले आओ, तो क्या इनकी रिजल्ट जो है चेंज हो जाएगा? नहीं, कोई रिजल्ट चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है मैथ के अंदर चाहे आप वैल्यूज़ को चेंज कर दो एक दूसरे की जगह पे तो उससे रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मान लो जैसे 1 + 0 लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। ऐसे अगर मान लो ये पोजीशन आप चेंज कर दो, मतलब 0 को पहले ले आओ और 1 को बाद में ले जाओ, तो क्या रिजल्ट चेंज हो जाएगा? नहीं, 0 + 1 भी 1 ही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप मैथमेटिक्स के अंदर अपने जो लिटरल्स हैं उनकी पोजीशन चेंज कर दो तो उससे आपके रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और ये आप देख सकते हो, इसको यही कम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है। अब कम्यूटेटिव लॉ इसको एडिशन लॉ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके दरमियान प्लस का सिंबल है। इसी तरह दोस्तों अगर आप कम्यूटेटिव लॉ के दरमियान डॉट लगा दो, मतलब मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा दो, तो वो बेसिकली बन जाता है कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसमें भी बेसिकली वही बता रहा है, कहता है अगर आप ए को बी से मल्टीप्लाई करो तो जो आंसर आएगा कहता सेम वही आंसर बी को ए से मल्टीप्लाई करने से भी आएगा। मतलब पहले उसने लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया, ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहा है, जबकि राइट हैंड साइड में वो बेसिकली उनकी पोजीशन चेंज बस उसने किया और कुछ नहीं किया, बाकी सारा देखो वही चीज़ है, दरमियान में डॉट ही आ रहा है। तो ये इतना ईजी लॉ है, देखो, ठीक है। एडिशन के लिए प्लस आप लगाओगे सिर्फ और मल्टीप्लिकेशन के लिए आप डॉट लगाओगे। और कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं किसको है कि अगर आप अपने लिटरल्स की पोजीशन चेंज कर दो तो इसको कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। ऐसे उसने यहाँ पे डायग्राम में भी समझाया हुआ है कि अगर आप ए और बी को जो आंसर है आर गेट के अंदर एडिशन के लिए आपको पता है आर गेट यूज़ करते हैं, तो आर गेट के अंदर जो आंसर आएगा अगर आप ये इनपुट की जो पोजीशन है वो चेंज भी कर दो तो फिर भी आपके पास आंसर वही सेम आएगा। तो कम्यूटेटिव लॉ आपको अच्छे से उम्मीद समझ आ गया। नेक्स्ट आता है ये एसोसिएटिव लॉ। ये एसोसिएटिव लॉ भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए यूज़ होता है। अच्छा, ये एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ दोस्तों बेसिकली ये होता है कि इसके अंदर भी आप अगर मान लो डिफरेंट लिटरल्स आपके पास मान लो जैसे 3 लिटरल्स हैं, ये देखो आप अगर गौर करो तो एसोसिएटिव लॉ के अंदर आपके पास 3 लिटरल्स हैं ए, बी और सी, जिसमें अगर आप गौर करो तो आप बी और सी को अगर पहले प्लस करो फिर जो रिजल्ट आए उसको आप ए से प्लस करो तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा क्या वो चेंज हो जाएगा अगर मान लो इनकी आप पोजीशन चेंज कर दो? नहीं। जैसे ये देखो, अगर मान लो आप 1 + 0 को पहले प्लस करो फिर बाद में जो रिजल्ट आया उसको प्लस करो 1 से, तो मान लो आपने 1 + 0 किया, जवाब आया 1। उस 1 को आपने फिर इस 1 से प्लस किया तो जवाब आ गया 1, ठीक है, ये रिजल्ट आया। अब मान लो अगर आप इसको मतलब ये ब्रैकेट चेंज कर दो, मतलब इस ब्रैकेट की जो पोजीशन है वो चेंज कर दो। मान लो अगर अब आप इस इक्वेशन में क्या कर रहे हो कि आप ब्रैकेट लगाई हुई है आपने पहली और दूसरी लिटरल के दरमियान। अगर आप मान लो आपने ब्रैकेट कुछ इस तरह लगाओ 1 + 0 + 1, मतलब देखो आपने अपनी जो ब्रैकेट है वो उसकी पोजीशन सिर्फ चेंज की है, मतलब आगे आप
पहली और दूसरे लीटर को पहले प्लस कर रहे थे, बाद में तीसरे के साथ ऐड कर रहे थे। अब आप क्या कर रहे हो, दूसरे और तीसरे लीटर को पहले प्लस कर रहे हो, बाद में उसको जो है वो तीसरे के पहले वाले के साथ ऐड कर रहे हो। तो दोस्तों इस तरह ब्रैकेट की पोजीशन, पीछे वाले कम्यूटेटिव लॉ में क्या हुआ था कि सिर्फ हमने लिटरल की पोजीशन चेंज कर रहे थे, लेकिन एसोसिएटिव लॉ में उसने क्या बताया, एसोसिएटिव लॉ में बेसिकली वो ये बताना चाह रहा है कि अगर आप ये जो ब्रैकेट यूज करते हो, जिसका मतलब ये होता है कि इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करना है। दोस्तों अगर उस ब्रैकेट की पोजीशन भी आप चेंज करो ना, तो फिर भी आपके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसको एसोसिएटिव लॉ के अंदर एडिशन इसको क्यों क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके दरमियान प्लस का सिंबल यूज हो रहा है। और अगर आप एसोसिएटिव लॉ के दरमियान डॉट लगा दो तो वो बेसिकली उसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उम्मीद है आपको इसी भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं अगला जी, तीसरा जो लॉ है वो है जी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक ही लॉ है, सिंगल लॉ है। इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर बेसिकली बड़ा आसान रूल है। देखो मान लो आपके पास 3 वैल्यूज हैं, ठीक है, और वो कुछ इस तरह से लिखी हुई हैं, a इंटू बी प्लस सी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब वैसे टेक्निकली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब अलग अलग कर देना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दोस्तों बेसिकली इसमें ये बोला क्या होता है, देखो ये जो a बाहर सिंगल है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है b प्लस सी के साथ ब्रैकेट के अंदर, तो आपको पता है मैथ का रूल है, अगर बाहर वाली कोई भी वैल्यू अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम क्या करते हैं, बाहर वाले लिटरल को अंदर वाले तमाम लिटरल के साथ वन बाय वन मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें हो रहा है, पहले ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो जवाब आया ए डॉट बी, उसके बाद मैंने प्लस का सिंबल लगा दिया, उसके बाद ए सी से मल्टीप्लाई होगा तो आगे आ गया ए डॉट सी। मान लो अगर इस ब्रैकेट के अंदर आगे और भी लिटरल होते तो ये ए जो है वन बाय वन तमाम के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होता, तो इसी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये बेसिकली मैथ के अंदर आपने बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हुई हैं, सिर्फ आपको यहाँ पे क्या हुआ है टेक्निकली नाम दे दिए हैं उसने हर चीज़ को। वैसे आपने मैथ के अंदर ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, ठीक है। वहाँ पे ये था कि आपको बस पढ़ाई गई थी, आपको ये नहीं था बताया गया कि इनका टेक्निकली नाम क्या होता है। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको चीज़ें पढ़ाई भी जा रही हैं, साथ उनके टेक्निकल नाम भी बताए जा रहे हैं। ठीक हो गया, चले जी। तो यहाँ पे नेक्स्ट चलता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, भी आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट जी रूल्स, आगे लॉज हमने पढ़ लिए 3, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब बारी आ गई है जी रूल्स की, रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। तो रूल्स दोस्तों यहाँ पे 12 रूल्स लिखे हुए हैं, इन 12 रूल्स को आपने अच्छे से याद कर लेना। देखो कहता है अगर a प्लस 0 लिखा हो ना तो उसका मतलब उसका रिजल्ट a होता है जी। अब आप सोच रहे हो कि हम इनका क्या करें भाई, तो मेरे भाई ये जो रूल्स है ना ये आपको आगे चल के काम आएंगे। जब आप अपने एक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने लगोगे ना, तो वहाँ पे मान लो जहाँ लिखा होगा ना a प्लस 0 तो आप उसको सिंपल a भी लिख दोगे तो उसका मतलब यही होगा a प्लस 0। ठीक है, तो ये बेसिकली रूल इसलिए आपको सिखाए जा रहे हैं कि देखो और आसान कर दूँ तो इसका मतलब 200 रूल्स में अगर आप गौर से देखो तो देखो एक बड़ी टर्म को आपने छोटी टर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो कहने का मतलब यह कि बड़ी एक्सप्रेशन को आपने छोटी एक्सप्रेशन में जो है वो कन्वर्ट कर दिया है। तो अगर आपको वीडियो में कुछ शोर आ रहा है बच्चों का तो उसके लिए मैं माजरत खाऊं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये पाकिस्तान है, यहाँ पे ऐसे ही होता है। तो आगे चलते हैं, a प्लस 1 इक्वल टू 1, यानी वो कह रहा है अगर आपके पास एक वेरिएबल हो, ये अब लिटरल है, एक लिटरल है, ठीक है, ये एक जगह पे आप कुछ भी लगा सकते हो। यहाँ पे जो a है ना इसका मतलब ये नहीं कि ये फिक्स है a, यहाँ पे आप एक जगह पे b हो, b प्लस 1 अगर हो तो उसका मतलब भी 1 नहीं होगा। अगर z प्लस 1 मतलब a यहाँ पे जर्नल है, यहाँ पे a की जगह पे कोई भी वेरिएबल यानी लिटरल आप लिखोगे तो आगे अगर कोई भी लिटरल हो आपके पास उसको अगर आप प्लस करो 1 के साथ तो आपके पास आंसर 1 आएगा। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो यानी जहाँ पे भी आपको कोई लिटरल दिया जाए और आगे प्लस 1 लिखा हो तो उसको आप सिंपली 1 में भी कन्वर्ट कर सकते हो या 1 भी लिख सकते हो। ऐसे ही आगे उसने डिफरेंट जो है वो ये देखो डिफरेंट आगे रूल बताए हुए हैं। ए को अगर डॉट किसी भी लिटरल को अगर मल्टीप्लाई करो 0 के साथ तो आंसर 0 आएगा। अगर किसी भी लिटरल को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो जवाब 1 आएगा, सॉरी जवाब ए आएगा। अगर किसी भी लिटरल को जो है उसी सेम लिटरल के साथ प्लस कर दो, मतलब ए जैसे लिटरल ए है उसी को उसके सेम लिटरल के साथ प्लस कर दो तो जवाब ए आ जाएगा, ए प्लस ए जवाब ए होता है। ऐसे कहता है अगर किसी भी लिटरल को उसके इन्वर्ट मतलब जो उसका इन्वर्स होता है उसके साथ अगर प्लस कर लो तो हमारे पास आंसर 1 आता है। अगर इसमें से किसी भी एक को मैं प्रूफ करना चाहूँ तो प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ। मान लो जैसे आप कहते हो इसको प्रूफ करके दो, ये कैसे आंसर आया 1, तो देखो जरा यहाँ पे देखो a प्लस ए इनवर्स का मतलब क्या कि a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अच्छा यहाँ पे ये जो a है ना इसकी वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो 0 या 1। तो मान लो मैं a की इस इक्वेशन इस जो है ना टर्म रूल को प्रूफ करने के लिए मैं a की वैल्यू रखता हूँ 1। तो आपको पता है अगर a की वैल्यू 1 है तो फिर a इनवर्स की वैल्यू क्या होगी भला, यकीनन बात है 0, क्योंकि आपको पता है कि अगर लिटरल की वैल्यू जो भी हो तो उसके इनवर्स की वैल्यू उसके अपोजिट होती है। तो अगर a की वैल्यू 1 है तो a इनवर्स की वैल्यू 0 होगी। तो ये मेरे पास इनपुट है। अब मैं इस इनपुट को यूज़ करके इस रूल को प्रूफ करके दूंगा आपको। आपको कहता है a प्लस ए इनवर्स, a प्लस ए
इनवर्स कहता है इक्वल होता है किसके, 1 के। अब देखो ए और ए इनवर्स की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करो, तो ए की वैल्यू मैंने रखी है, फर्स्ट की है 1 प्लस ए इनवर्स की वैल्यू क्या 0, ठीक है, इक्वल टू 1 आना चाहिए। अब देखो 1 प्लस 0 क्या होता है 1, इक्वल टू 1। देखिए मैंने प्रूफ कर दिया, ये देखो 1 इक्वल टू 1 आ गया, ठीक हो गया। तो ऐसे ये बेसिकली रूल, ये हमें नहीं, ये नहीं मुंह उठा के रूल बना दिए हैं, ये साइंटिस्ट ने बेसिकली बाकायदा प्रूफ करके फिर आपको रूल्स बना के दिए हैं कि अगर आप इस इक्वेशन की जगह पे ये भी लिख दोगे सिंपल सा शॉर्ट सा, तो आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऐसी बाकी भी ये 7 8 रूल है, और आगे 9 10 है। ये देखो 9 रूल क्या है, कहता है अगर किसी भी लिटरल के ऊपर डबल बार हो ना, तो वो डबल बार एक दूसरे को क्रॉस आउट कर देती है, तो आपके पास सिंपल लिटरल बच जाता है, ठीक है। समझ लगी बात की। जैसे आपने मैथ के अंदर ये रूल पढ़ा था ना, आपको याद होगा, -1 + 1 ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ऐसे दोस्तों अगर आपको किसी भी लिटरल के ऊपर दो मतलब लगे हो ना बार्स, तो वो दोनों बार्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जब वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो बाकी क्या बचेगा, सिंपल ए बचेगा, मतलब सिंपल लिटरल बचेगा कोई भी, ठीक है। अब एक जगह पे कुछ भी आप लिटरल लगा सकते हो, बी सी डी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। समझ आ गई बात की। अच्छा ऐसे नेक्स्ट रूल है a + a (b) = ए के होता है, ये भी एक रूल है। अब इस रूल को उसने प्रूव भी आगे किया हुआ है। ऐसे कहते हैं 11 रूल ये है कि अगर किसी भी लिटरल को प्लस किया जाए उसके इनवर्स लिटरल और डॉट एंड अदर लिटरल के साथ, तो कहता है उसका आंसर a + b होगा, मतलब a + a इनवर्स डॉट b इक्वल टू a + b होता है। तो ये उसने प्रूव भी किया। आगे 12 वाला रूल है, ये भी उसने प्रूव किया। तो ये आपने रूल खुद याद करने। अच्छा ये जो प्रूफ उसने किया ना, ये नहीं आपने याद करने, बस आपने ये जो रूल है ना, ये आपको याद होना चाहिए कि अगर लेफ्ट हैंड साइड ये हो तो उसका राइट हैंड साइड क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड ये हो तो उसका राइट हैंड साइड क्या होता है। तो ये आगे चल के आपने इंशाल्लाह हम यूज़ करके भी आपको दिखाएंगे ये कैसे आप बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर इन रूल्स को या लॉज को जो है कैसे यूज़ करोगे अपनी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। आगे आ जाते हैं दोस्तों डिमॉर्गन्स थ्योरम। जैसे उसने ऊपर 3 चीज़ों की बात की थी, लॉज, रूल्स और थ्योरम्स। लॉज हमने ऊपर 3 पढ़ लिए हैं, उसके बाद रूल्स हमने 12 अभी भी मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद अब बात आ जाती है थ्योरम्स की। ये थ्योरम जैसे कि आपको याद होगा, आपने 9 10 के अंदर भी थ्योरम्स पढ़े होंगे। ऐसे यहाँ पे हम एक थ्योरम की बात कर रहे हैं जी, डिमॉर्गन थ्योरम। अब ये डिमॉर्गन थ्योरम क्या होता है, कहता है डिमॉर्गन फर्स्ट थ्योरम स्टेट, कहता है जो हमारे पास डिमॉर्गन थ्योरम है ना, उसकी फर्स्ट स्टेट ये है, द कंप्लीमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल, कहता है किसी भी वेरिएबल की जो प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्ट का जो कंप्लीमेंट होता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द कंप्लीमेंट ऑफ द वेरिएबल। कहता है वो इक्वल होता है किसके, उसी वेरिएबल के सम ऑफ द कंप्लीमेंट के, ठीक है। यानी अब इसको वो एक एग्जांपल से समझाना चाह रहा है। कहता मान लो आपके पास 2 लिटरल हैं, एक ए और एक बी, और वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके ऊपर एक स्ट्रेट बार है। तो कहता अगर आप इस बार को अलग कर दो, मतलब ब्रेक कर दो इस बार को, तो कहता फिर क्या होगा कि अगर आप किसी भी बार को जब ब्रेक करते हो ना, होल बार को जब आप ब्रेक करते हो, तो अगर आपके लिटरल्स के दरमियान डॉट होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर प्लस होता है वो डॉट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पहला थ्योरम ये है कि अगर डॉट होगा दरमियान में, तो अपनी होल बार को डिवाइड करने पर, मतलब ब्रेक करने पर, हमारा वो डॉट कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, प्लस के अंदर। ये फर्स्ट स्टेट थी। अब सेकंड स्टेट में वो ये कह रहा है उसी का उल्टा, कि अगर दरमियान में प्लस होगा तो वो डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो दूसरी स्टेट उसने बता रहा, कहता है द कंप्लीमेंट ऑफ अ सम ऑफ वेरिएबल, कहता है किसी भी वेरिएबल का जो सम का कंप्लीमेंट होता है, सम का कंप्लीमेंट मतलब किसी भी 2 वेरिएबल्स का अगर आप सम लो और उसके ऊपर उसका कंप्लीमेंट हो, तो कहता है इज इक्वल टू, वो हमेशा इक्वल होता है किसका, द प्रोडक्ट ऑफ द कंप्लीमेंट्स ऑफ द वेरिएबल। कहता है उसी वेरिएबल्स के प्रोडक्ट के कंप्लीमेंट के, प्रोडक्ट के कंप्लीमेंट के, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जैसे लिखा हुआ है a + b, ऊपर होल बार है, जब इस बार को ब्रेक किया जाएगा तो क्या होगा, ये जो प्लस है ये डॉट में कन्वर्ट हो जाता है। यही बेसिकली डिमॉर्गन्स लॉ में कहता है, तो सॉरी डिमॉर्गन थ्योरम। तो ये डिमॉर्गन थ्योरम आपने याद रखना है, ठीक है। ये मुश्किल बात तो है ही नहीं कि अगर बार को ब्रेक करेंगे तो प्लस होगा तो वो डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, डॉट होगा तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये डिमॉर्गन थ्योरम भी हमने कर लिया। आगे डिमॉर्गन थ्योरम कहता है कैन अप्लाई टू एक्सप्रेशन हैविंग एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कहता है किसी भी नंबर के वेरिएबल्स के ऊपर, मतलब जितने मर्जी, हैविंग एनी नंबर का मतलब है कि आपके पास जितने मर्जी वेरिएबल हों, मान लो आपके पास 4 वेरिएबल है, 5 6 जितने मर्जी कहता है वेरिएबल हों, तो उन तमाम के तमाम वेरिएबल्स के ऊपर भी आप डिमॉर्गन थ्योरम जो है वो अप्लाई कर सकते हो। और कैसे अप्लाई होगा, जितने भी वेरिएबल हैं जब उनको उनके ऊपर जो होल बार जब आप उसको ब्रेक करोगे, तो दरमियान में अगर सब वेरिएबल के दरमियान में अगर डॉट होगा तो वो प्लस बन जाएगा, और प्लस होगा तो वो डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये डिमॉर्गन थ्योरम आपको आगे वो ये देखें, ये इस एग्जाम्पल में आगे मजीद वो सॉल्व करके दिखा रहा है। तो उसके बाद उसने आगे जी नेक्स्ट क्या जी,
नेक्स्ट है बूलियन एनालिसिस ऑफ लॉजिक सर्किट। अब इसमें बेसिकली आपने क्या सीखना है कि आपको एक सर्किट दिया जाएगा इस तरह, जैसे ये देखें एक सर्किट दिया हुआ है। अब इस सर्किट के अंदर आपने बताना है इसकी आउटपुट क्या आएगी इस सर्किट की। तो ये अभी आउटपुट सर ने बताइए, देखो यहाँ पे सर्किट है, यहाँ पे आउटपुट आएगी ए डॉट ए मल्टीप्लाई बी, यहाँ पे आएगी ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी का कंप्लीमेंट, और उसके बाद यहाँ पे आउटपुट ये आएगी। लेकिन आपको पेपर के अंदर ये नहीं गिवन होगी, आपको पेपर में सिर्फ सर्किट गिवन होगा। आपने फिर उस सर्किट से जो है आइडेंटिफाई करना होगा किसको, बूलियन एक्सप्रेशन को। ठीक हो गया। अब ये बड़ा इजी है, जो कोई मुश्किल नहीं है। देखो ये ए बी कैसे आया, देखो ये था एंड गेट। सबसे पहले तो आपको गेट्स के पता होना, तो ये एंड गेट है। अब देखो एंड गेट के शुरू पे क्या है, एक इनपुट ए है और एक इनपुट बी है। तो आपको पता है एंड गेट क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। तो हम क्या करेंगे, पहली इनपुट को दूसरे इनपुट से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डॉट आएगा दरम्यान। देखो यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बी लिखा हुआ है इसके लिए, तो ये कैसे आया, तो ये मैंने आपको प्रूफ करके दे दिया। ये एंड गेट की वजह से ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे आउटपुट ये आई है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो आर गेट है इसको एक इनपुट मिल रही है यहाँ से, तो मतलब एक इनपुट किसकी, ये वाली होगी ए डॉट बी। तो ये देखो ए डॉट बी यहाँ से आ गया। ठीक है। उसके बाद दूसरी जो इसको इनपुट मिल रही है वो यहाँ से मिल रही है, मतलब सी का कंप्लीमेंट। नॉट गेट की वजह से ये सी जो है कन्वर्ट होगा कंप्लीमेंट के अंदर, तो सी का कंप्लीमेंट मतलब आगे ये आर गेट है। तो मतलब ये जो पहली इनपुट है ए इंटू बी, वो प्लस हो रही है इस आर गेट की वजह से, किसके साथ, इस सी कंप्लीमेंट के साथ। तो ये देखें यहाँ से हमने लिख दिया ए डॉट बी प्लस सी कंप्लीमेंट। ठीक है। तो इतना देखें इजी है ये, इतना ये मजे, बड़े मजे के हैं ये वाले क्वेश्चन, मुझे बड़े मजे के लगते हैं, जिसमें हमें डायग्राम दी होती है और हम सिर्फ उसकी आउटपुट निकालते हैं, मतलब बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब इतना मजे का ना ये। अच्छा, उसके बाद ये ट्रूथ टेबल कैसे हम फाइंड करते हैं दोस्तों, ये ट्रूथ टेबल हम निकालते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि इस ट्रूथ टेबल के अंदर कितने वेरिएबल होंगे और उन वेरिएबल्स के आगे फर्दर कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो बड़ा इजी है। देखो आपको जो भी सर्किट गिवन होना, उस सर्किट में आपने देखना कि आपके पास होल वेरिएबल कितने, मतलब मेन वेरिएबल कितने हैं। कंप्लीमेंट वाला नहीं देखते, मेन वेरिएबल देखते हैं। तो यहाँ पे इस सर्किट के अंदर देखें कितने वेरिएबल हैं मेन, एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, 4 वेरिएबल है। तो इसका मतलब 4 जो है वो मेन वेरिएबल है, तो उनके 4 कॉलम बन जाएंगे। ठीक है, वेरिएबल्स के लिए। आगे अब इनके कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, तो जितनी दोस्तों जितने वेरिएबल है ना उतनी 2 की पावर ले दो, 2 की पावर 4, क्योंकि 4 वेरिएबल थे मेन, तो 2 की पावर 4 लिया, जवाब आया 16। तो यानी 16 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो ये आप देख लो, चाहे 16 नीचे कॉम्बिनेशन बने ट्रू टेबल के अंदर। तो देखो ये आपकी इनपुट्स क्या थी, ए बी सी और डी, 4 इनपुट्स थी, मतलब 4 वेरिएबल थे। और उसके बाद उनके देखो कॉम्बिनेशन कितने बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखें 16 कॉम्बिनेशन कैसे बने हैं, क्योंकि 4 की 2 की पावर 4 जो अब है 16, तो 16 कॉम्बिनेशन बन गए। समझ आ गई बात की। तो इस तरह हम जो है कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी सिंप्लीफिकेशन यूजिंग बूलियन अलजेब्रा। कहता है अगर आपने बूलियन अलजेब्रा के थ्रू अपनी, ये वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको ऊपर बताया था ना, कि आपको एक बूलियन एक्सप्रेशन दिया जाएगा। ये देखो ये एक बूलियन एक्सप्रेशन दिया गया, ये आपको पूरा का पूरा बूलियन एक्सप्रेशन दिया गया है। अब इस बूलियन एक्सप्रेशन को आपने सिंप्लीफाई करना है किसके थ्रू, अपने बूलियंस के रूल्स, लॉज और थ्योरम को यूज़ करते हुए। अब देखो बड़ा ईजी है इसको सिंप्लीफाई करना। देखो सबसे पहले आप देखते हो कि इसमें कहाँ पे कोई क्योंकि अगर आपको तमाम के तमाम रूल्स और लॉज याद होंगे ना, तो फिर आप बड़ी जल्दी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो अब मुझे सबसे पहले देखो ए भी मिल रहा है, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, ए बी ऐसे आगे प्लस, आगे ये देखो जरा आप गौर करो तो ए इंटू बी प्लस सी, बी प्लस सी। अगर आपको याद हो तो आपने एक लॉ पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कह रहा था भला, कि अगर कोई भी लिटरल मल्टीप्लाई हो रहा हो अंदर मल्टीपल लिटरल्स के साथ जो कि ऐड हो रहे हो आपस में, तो उनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू अलग अलग कर देते हैं। तो ये देखो ये ए जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू मल्टीप्लाई होगा इस बी के साथ पहले, फिर दरम्यान में प्लस, फिर उसके बाद ये ए मल्टीप्लाई होगा सी के साथ। ऐसे ही देखो यहाँ पे देखो बी जो है अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है बी और प्लस सी के साथ, तो इसके ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होगा। तो देखो बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद बी सी से मल्टीप्लाई होगा। तो जो देखो नीचे आ गया ए बी ऐसे ही आ गया, प्लस ये ए बी से मल्टीप्लाई हुआ ए बी, प्लस ए सी से मल्टीप्लाई हुआ ए सी, प्लस बी से मल्टीप्लाई हुआ बी बी, प्लस बी सी से मल्टीप्लाई हुआ बी सी। ये देखें हमारा जब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया तो हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन आ गई है। अब इस एक्सप्रेशन को हम मजीद सॉल्व करेंगे, कैसे बोला, इधर देखो जरा, ये देखो बी और बी, अगर आपको याद हो तो उसने ऊपर आपको बताया था कि अगर दो सेम वेरिएबल यानी दो सेम लिटरल्स को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करो तो आपके पास वही लिटरल वापस आ जाता है। मतलब अगर आपके पास ए डॉट ए लिखा हो तो आपके पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, ए आता है। यहाँ देखो बी डॉट बी, और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर ए की जगह पे आप कोई भी लिटरल लिख सकते हो, तो बी डॉट बी का मतलब भी तो यही है ना, ए डॉट ए। तो इसका मतलब अगर ए डॉट ए होता है तो फिर बी डॉट बी बी होता है। तो ये देखो हमने उसके थ्रू, ये देखो ये हमने रूल नंबर 7 अप्लाई किया और उसके थ्रू हमने बी डॉट बी को कन्वर्ट कर दिया बी के अंदर।
मतलब सिंप्लीफाई कर दिया। उसके बाद हम इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे, बी प्लस सी कैसे बोला, बी प्लस बी सी इक्वल टू होता कहता है बी के, ये कैसे हमने निकाला यूजिंग रूल नंबर 10। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, बी प्लस बी सी, ठीक है। वहां पे रूल क्या था, ए प्लस रूल नंबर 10 क्या था बोला, ये रूल नंबर 10 ये देखो ऊपर आया था ना, ए प्लस ए बी, ऐसे का रूल आया था ना एक, रूल नंबर 10 ऊपर आपने पढ़ा था अभी अभी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो रूल नंबर 10, ये देखो आपने पढ़ा था ना, ए प्लस ए डॉट बी। तो इसमें आपको मैंने ऊपर अभी भी बताया था कि आप इस एक जगह पे कोई भी वेरिएबल लिख दो, इस बी की जगह पे कोई भी लिटरल लिख दो, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। तो बेसिकली वहाँ यही सेम रूल वहाँ भी देखो लग रहा है, तो लाजमी नहीं है कि मतलब यही सेम रूल के अंदर जो वैल्यू है लिटरल्स हैं वही सेम लिटरल आपकी एक्सप्रेशन में हो, नहीं, लिटरल वहाँ पे चेंज हो सकते हैं। हमने सिर्फ जो चीज़ देखनी होती है ना, वो ये वाला सिनेरियो देखना होता है कि सिनेरियो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा। देखो अब वहाँ पे सिनेरियो बन रहा है, वहाँ पे बी प्लस बी सी है, तो वही सेम सिनेरियो यहाँ पे भी देखा बन रहा है। तो कहने का मतलब ये अब ये हम रूल वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा बी प्लस बी सी कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, बी के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखो जरा, बी प्लस बी सी लिखा हुआ है तो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया बी के अंदर अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 10। उसके बाद देखें ए बी प्लस ए सी प्लस बी, अब इसमें क्या होगा, इसमें ये जो हमारे पास बी है ये कॉमन आ जाएगा, मतलब इस ए बी में से और इस बी में से हमने कॉमन ले ली, तो बी कॉमन आया बाहर, तो अंदर बच गया हमारे पास ए प्लस वन। तो ए प्लस वन आपको पता है 1 के बराबर होता है, वो 1 बी से मल्टीप्लाई होगा, तो जो आ बचेगा बी प्लस ए सी, जो हमारे पास फाइनल जो है वो एक्सप्रेशन आ गया सिंप्लीफाई होने के बाद। तो देखिए इतना बड़ा एक्सप्रेशन था जिसको हमने छोटे से एक्सप्रेशन में सिंप्लीफाई कर लिया है, ठीक है। तो ये इसका जो एक्सप्रेशन हमें सर ने गिवन किया था, ये उसका एक कम्प्लेक्स सर्किट है, और इसी को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो उसका ये देखिए शॉर्टकट सर्किट बन गया, यानी शॉर्ट सर्किट बन गया, मतलब बहुत ही सिंप्लीफाई हो गया। उसके बाद दोस्तों कहता है हम अपनी जो बूलियन एक्सप्रेशन होती हैं उसको लिखने के दो तरीके होते हैं, यानी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म दो तरह की होती हैं, एक होती है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म और एक होती है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। अब ये सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म क्या होती है, तो ये आपने दोनों नाम याद रखने हैं कि किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के दो तरीके होते हैं, दो मेथड्स होते हैं, ठीक है, दो मेथड्स होते हैं। इन मेथड के आपको नाम याद हो और इनका पता होना चाहिए आपको। अब पहला मेथड है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। अब ये सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है दोस्तों, कि आपकी डिफरेंट जो लिटरल्स हैं वो आपस में, या डिफरेंट जो टर्म हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी, देन फाइनली आप उनको आपस में सम कर दोगे। तो ये देखो जैसे लिखा हुआ है ए डॉट बी, अब देखो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है जिसमें दो लिटरल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखो ये भी एक टर्म है ए डॉट बी डॉट सी, जिसमें तीनों लिटरल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और जब दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी तो उन दोनों टर्म को फाइनली मैंने फाइनली लास्ट पे प्लस कर लिया। तो देखो सम ऑफ प्रोडक्ट कैसे बनता है कि जो सब टर्म जो आपकी टर्म्स होती हैं वो क्या हो रही होती हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, और जो आपकी मेन एक्सप्रेशन है वो आपस में प्लस हो रही होती है, उनकी तमाम टर्म्स आपस में प्लस हो रही होती हैं। तो ये इस तरह हमारी बनती है सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। कि दरमियान पहले आप अगर और इसको आसान कर दूं तो इस सम ऑफ प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, पहले आप एंड गेट सॉल्व करते हो, फिर उसके बाद लास्ट में जाके आप आर करते हो उसको, मतलब आर गेट लगाते हो उसके ऊपर। ऐसे प्रोडक्ट और सम में क्या होता है कि मतलब जितनी भी आपकी तमाम की तमाम सब टर्म्स हैं वो आपस में प्लस होंगी, और जो आपकी मेन एक्सप्रेशन है वो आपस में एंड होगी। तो इसमें क्या होता है, पहले आप सम करते हो, मतलब पहले आप आर गेट का इस्तेमाल करते हो, बाद में फाइनली आप जो है वो एंड गेट का इस्तेमाल करते हो। जैसे यहाँ पे देखो उसने बताया हुआ है, देखो ये उसने एक एसओपी यानी सम ऑफ प्रोडक्ट, ये शॉर्ट फॉर्म है सम ऑफ प्रोडक्ट का। ऐसे पीयूएस मीन प्रोडक्ट ऑफ सम। अब एसओपी कैसे बनाते हैं कि जो भी सर्किट होगा ना उसमें तमाम के तमाम जो इंटरनल गेट होंगे ना वो आपके एंड गेट होंगे, और फाइनल जो गेट होगा वो आपका आर गेट होगा। ये पहचान है एसओपी की। और पीयूएस की पहचान क्या है कि अंदर तमाम के तमाम आर गेट यूज़ होते हैं, और बाहर जो एक्सटर्नल गेट होता है मेन वो आपका एंड गेट होता है। ये पीयूएस की एग्जांपल है। उसके बाद कहता है अगर आपके पास कोई भी जनरल एक्सप्रेशन गिवन हो, मतलब जो कि जैसे देखो ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें अब क्या आप बता सकते हो कि ये एसओपी है या पीओएस है, मतलब ये कौन सी टर्म है, तो नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि देखो इसमें मर्ज हुआ है, मतलब कुछ टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, कुछ आपस में प्लस हो रही हैं, लेकिन उसमें क्या होता है एसओपी तब बनता है जिसमें तमाम की तमाम टर्म आपस में प्लस हो रही हों, सॉरी मल्टीप्लाई हो रही हों। और पीयूएस कब बनता है, जब तमाम की तमाम टर्म आपस में प्लस हो रही हों। तो यहाँ पे देखें कुछ आपस में प्लस हो रही हैं, कुछ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये एक जनरल एक्सप्रेशन है। इस जनरल एक्सप्रेशन को हम जो है कन्वर्ट करते हैं फिर अपनी एसओपी के अंदर या पीयूएस के अंदर। तो यहाँ पे उसने बताया कि किस तरह हम अपनी जनरल एक्सप्रेशन को एसओपी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये देखो ये ए भी तो ठीक था, मल्टी एसओपी में क्या होता है टर्म आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो ये पहली टर्म ठीक है। ये दूसरी टर्म है, इसमें इशू है कि देखो बी इंटू सी डॉट डी प्लस ई डॉट एफ। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, बी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा
और फिर भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास फाइनल जो है ये एक एसओपी बन के आ गई है। तो इस तरह हम अपनी कोई भी जनरल एक्सप्रेशन को जो है वो एसओपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका लेक्चर खत्म होता है। बहुत ही डिटेल से समझाया आपको। तो उम्मीद है आपको तमाम के तमाम रूल्स की, लॉज की और थ्योरम्स की समझ आई होगी, और जो एक्सप्रेशन आपको बताई है मैंने सॉल्व करके, सिंप्लीफाई करके, और एसओपी और पीओस बताई हैं, इनका भी आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।